हाय बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार प्लीज़ चेक करें, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार चेक करें कि मैं ऑडिबल हूँ। मेरी आवाज़ अगर आप तक पूरी आ रही है तो मैं लेक्चर शुरू कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है जी। एक्चुअली लेट में इसलिए हो गया क्योंकि मैं एक वीडियो प्ले करने की कोशिश कर रहा था बट वो प्ले नहीं हो पाई, तो मैं उसका एक आपको शॉर्ट वीडियो बना के आपके यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम चैनल पे या कहीं पे भी होगा मैं डलवा दूंगा। वो केस लिफ्ट वाला केस था, मैंने जस्ट अपने अपने घर की लिफ्ट में उसे अभी रिकॉर्ड किया है, तो आई विल शेयर विद यू डेफिनेटली। मैं जिस चीज़ को आज पढ़ाने वाला हूँ मैं उसी का एक वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो क्लास शुरू करते हैं, और लास्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग थे हम वहीं से क्लास शुरू करेंगे। हम लास्ट क्लास में अपने बुकलेट के पेज नंबर ज़रा चेक करो, 20 यानी 20 तक हम लोग पहुंच गए थे। मैं चाहूँगा एक बार आप प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, पेज नंबर 20 हम लोगों ने कर लिया था कि नहीं कर लिया था, एक बार चेक करें। पेज नंबर 20 आपके बुकलेट का, पेज नंबर 20, और हाँ पेज नंबर 20 तक ही किया था हम लोगों ने अपने बुकलेट का। लास्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और हमने वहीं पे उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे ना। तो आज की क्लास जो है उसके आगे है। तो बच्चे कह रहे हैं सर 20 पेज कंप्लीटेड है, ठीक है जी। तो पेज नंबर 21 पे आने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 21 पे आने से पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ क्या था सर? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ था कि अ बॉडी at a rest or in a uniform motion or in a particular direction remains in that state until and unless उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, और फर्स्ट लॉ के हमने एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे पढ़े थे, और क्लास में आपको याद होगा डेमोस्ट्रेशन भी किया था। आपको याद होगा एक ग्लास का एग्जांपल किया था हमने, उस वाइन ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल दी थी, और उसको याद होगा आप लोगों को क्लास में हमने प्रैक्टिकल किया है। और भी कुछ डेमोस्ट्रेशंस थे जो क्लास में हम लोगों ने कराए थे, वो आपके प्रीवियस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में भी आपको दिखे होंगे। तो फर्स्ट लॉ था अ बॉडी टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट टेंड टू रिमेन इन दैट स्टेट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फिर थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, थर्ड लॉ था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इस पे भी हमने काफी सारे एग्जांपल पढ़े थे। आपको भी याद होगा वॉकिंग का एग्जांपल था, स्विमिंग का एग्जांपल था, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड लॉ भी पढ़ा था। सेकेंड लॉ था द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये तीन लॉज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। मैं इसको NL1 बोल देता हूं, इसको NL2 बोल देता हूं, और इसको NL3 बोल देता हूं। हमने राइटिंग में भी ऐसे ही लिखा था अगर आपको याद हो, है ना। तो हम लोगों ने न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ लिए हैं, है ना, कि अ बॉडी टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन और पर्टिकुलर डायरेक्शन टेंड टू रिमेन इन दैट स्टेट ओनली until and unless an external force acts on it. Force externally applied is directly proportional to the rate at which momentum changes, and for every action there is equal and opposite reaction. जो लास्ट क्लास थी ना हम लोगों की बच्चों, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा, जो कि ऑफ कोर्स इसी से रिलेटेड था सेकेंड लॉ से। यानी सेकेंड लॉ के अंदर एक्चुअल में बहुत कुछ है, सेकेंड लॉ के अंदर बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन है, सेकेंड लॉ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसीलिए सेकेंड लॉ को रियल लॉ भी बोला जाता है। आप देखो ना, हमने ये भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, बट ये जो सेकेंड लॉ है ना, F = dp/dt, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा। आपको याद होगा F = dp/dt, यानी सेकेंड लॉ से आपने इंपल्स पढ़ा था मेरी क्लास में, इंपल्स, इफ यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स, कि धोनी भाई कैच करते हैं थला तो वो हाथ को पीछे ले जाते हैं थला,
क्यों ले जाते हैं हाथ को पीछे? टाइम बढ़ाने के लिए, है ना, याद आप लोगों को? तो ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, ये लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो मैं चाहूंगा, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 2 or 5 minutes, जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लास्ट क्लास ओनली, बिकॉज मुझे आज क्लास में पढ़ाना है दिस न्यूटन सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ। दिस इज ऑन पेज नंबर 21 ऑफ योर बुकलेट, पेज नंबर 21 ऑफ योर बुकलेट। सो मैं चाहूंगा प्लीज एक बार लास्ट क्लास आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए, सो दैट हम लोग आज की क्लास को यहां से शुरू कर सके, पेज नंबर 21 से। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं न्यूटन लॉ रियल लॉ क्यों होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कि व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ। तो रियल लॉ का क्या मतलब है? रियल लॉ का मतलब है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसी के अंदर हमारा फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ इंक्लूडेड होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? रिपीट कर रहा हूं। वाई न्यूटन्स लॉ इज कॉल्ड एज, न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज रियल लॉ, बिकॉज न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अंदर ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड का मतलब क्या है? इंक्लूडेड का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो मैं लिख देता हूं एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ can be explained using Newton's second law. Therefore it is called as real law. या आप अपने बुकलेट के पेज नंबर 21 पे लिखेंगे, ठीक है? जो पेज नंबर 21 है वहां पे लिखेंगे। तो पेज नंबर 21 पे हेडिंग दली हुई, अगर आप अपनी बुकलेट देखोगे तो आपके बुकलेट के पेज नंबर 21 पे ये हेडिंग दली हुई है कि जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ होता है वो रियल लॉ क्यों होता है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज रियल लॉ
इट इज कॉल्ड द रियल लॉ। क्यों? बिकॉज न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ एग्जांपल डिराइव कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिराइविंग। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, डिराइविंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, अच्छा मैं तो हमेशा NL1 NL2 लिख देता हूं, आप ऐसा ना लिखें, आप जैसा भी आपको थियोरेटिकल लिखना तो पूरा लिख के आना। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस। देखिएगा, हमें मालूम है सेकेंड लॉ के हिसाब से यूजिंग सेकेंड लॉ हमने एक इक्वेशन बनाई थी F इज इक्वल्स टू ma। हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? F इक्वल्स टू ma। तो यूजिंग सेकेंड्स लॉ हमने इक्वेशन बनाई F इक्वल्स टू ma। अब मान लीजिए अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है यानी F कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाई मैं सेकेंड लॉ का इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, सेकेंड लॉ में F इक्वल्स टू dp बाई dt था। याद करो सेकेंड लॉ क्या था? F इक्वल्स टू dp बाई dt। टी की जगह क्या पुट करा था आप लोगों ने? mv पुट किया था सर। हमने मान लिया मास कांस्टेंट है, मास बाहर आ गया, m इनटू dv बाई dt, एंड वी ऑल नो dv बाई dt इज इक्वल्स टू a। तो फॉर्मूला क्या आ गया? F इक्वल्स टू ma। इक्वेशन क्या आ गई? F इक्वल्स टू ma। तो F इक्वल्स टू ma इज नथिंग बट इट इज द आउटकम ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। F इक्वल्स टू ma इज न्यूटन सेकेंड लॉ ओनली। तो हमने शर्त बना दी कि सर मान लो अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बच्चों जीरो है यानी जीरो बराबर ma है। अब m तो कांस्टेंट हमने पहले मान रखा है यानी वो तो जीरो हो नहीं सकता। मैं लिख देता हूं हेयर एज m कैन नॉट बी जीरो, m तो जीरो है नहीं, यानी कि a जीरो होगा। समझ रहे हो क्या? a जीरो होगा। हमने क्या कंडीशन ली बच्चों? F इक्वल्स टू जीरो, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एंड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अच्छा ये आपकी बुकलेट के पेज नंबर 51 पे साथ साथ लिखना है, 21 पे लिखना है साथ साथ, है ना? तो ऐसा नहीं बाद में लिखना, अभी साथ साथ लिखते रहना। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, F इक्वल्स टू जीरो, जीरो इक्वल्स टू ma हो गया, यानी m की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, तो a कितना हो गया? a सर हमारा जीरो आ गया। अब a जीरो होने का मतलब समझो, a जीरो होने का मतलब कतई भी ये नहीं है कि बॉडी बस रेस्ट पे है। a इक्वल्स टू जीरो होने के बच्चों दो मतलब होते हैं। a इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब है कि बॉडी के अंदर चेंज इन स्पीड नहीं आएगी, रेस्ट पे थी रेस्ट पे रहेगी, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर अगर वेलोसिटी से चल रही थी उसी से चलती रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी a इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब क्या है? नो चेंज इन दी स्टेट, रेस्ट पे थी रेस्ट पे रहेगी। बिकॉज अगर मान लीजिए रेस्ट से एकदम मोशन में आ गई, तो जब रेस्ट से मोशन में आई तो वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होना एक्सेलरेशन होता है। यानी a इक्वल्स टू जीरो आने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी जीरो रेस्ट जीरो पे है यानी मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है तो उससे ही चलती रहेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं a इक्वल्स टू जीरो होने के मायने समझो। a इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब ये नहीं कि मोशन नहीं हो रहा, a इक्वल्स टू जीरो का मतलब है, ये लिखता हूं, दैट मींस देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ बॉडी, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों बोल सकता हूं बेटे, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी क्या? यानी ना तो बॉडी के स्पीड में कोई चेंज आ रहा है, अगर मान लो वो जीरो पे है, मान लो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अगर वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 2 मीटर पर सेकंड से चलती रहेगी। और अगर डायरेक्शन ये है तो यही रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो a इज इक्वल टू जीरो का मतलब है देयर इज नो चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स a body at rest, that means a body at rest remains at rest. A body in a motion, body in uniform motion remains in that motion.
and body in particular direction, body in particular direction remains in the direction, remains in that direction until and unless, हां जी मैंने बोल दिया ना कि फोर्स लगेगा, until and unless external force acts on it. Which is nothing but Newton's first law. देख रहे हो मैंने क्या यूज किया, सेकंड लॉ, और उसे क्या प्रूव कर दिया, फर्स्ट लॉ. ये तो मैं कह रहा था. फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो सारे, ये समझ में आया तो अगला तो वैसे समझ में आ जाएगा. अगर आपको ये समझ में आया है तो अगला अपने आप समझ में आ जाएगा. एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी पढ़ाया है? चलिए जी, तो अब बात कर लेते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ तो प्रूफ हो गया. हमने क्या बोला था, डिराइविंग NL1 यूजिंग NL2. भाई मैं तो NL1 NL2 लिखता हूं, आप मत लिखा करो. शॉर्ट में अपने याद निकले तो ठीक है ना. रश्मिका मंडाना, भाई ये कौन है? चलो कोई नहीं. लास्ट वाला पार्ट कौन सा रिपीट करना है भाई? F का फॉर्मूला MA होता है, फोर्स की वैल्यू MA के बराबर होती है. अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया, नहीं F की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो जीरो बराबर MA हो जाएगा. अब M तो जीरो हो नहीं सकता. अगर जीरो बराबर MA है और M तो जीरो हो नहीं सकता, तो पक्का A जीरो ही होगा ना भाई. ये जीरो क्यों होगा? M मल्टीप्लाई बाय A जीरो कैसे हो पाएगा? M तो जीरो हो ही नहीं सकता, मास तो हो, मास है. तो ये जीरो कब होगा? जब A की वैल्यू जीरो होगी. और A की वैल्यू जीरो होने का मतलब, A की वैल्यू जीरो होने का मतलब देयर इज नो चेंज इन द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. यानी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी. देखो एक्सीलरेशन होने का मतलब होता है बॉडी की स्पीड में चेंज आना, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आना. रेस्ट पे है, रेस्ट पे रह गई, चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, एक्सीलरेशन जीरो है. कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, एक्सीलरेशन जीरो हो गई. चलो जी, सो इसी तरीके से हम लोग सेकंड प्रूफ कर लेते हैं बेटा. तो हम लोग आ रहे हैं डिराइविंग न्यूटन्स थर्ड लॉ यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ. डिराइविंग न्यूटन्स थर्ड लॉ यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ. ठीक है जी. अब जरा इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए कि दो बॉल्स हैं और वो आपस में ऐसे आके टकरा रही हैं. मान लीजिए दो बॉल्स हैं, आपस में ऐसे आके टकरा रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, कोलाइड हुई. जब ये दो बॉल्स आपस में कोलाइड हुई तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा दिया. तो यहां लगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और यहां लगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A. भाई इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया. मैं यहां कंसीडर कर लेता हूं ना कि कंसीडर टू बॉडीज A एंड B इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. मान लीजिए दो बॉडीज हैं, आपस में क्या कर रही हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं. इंटरैक्ट का मतलब कोलाइड कर रही हैं. अब हुआ क्या, एक ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने फोर्स लगाया, और मुझे पता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से
एफ ए बी माइनस ऑफ एफ बी ए होगा, यही मुझे प्रूव करना है। बट इसको ऐसे प्रूव करते हैं, हम बोल रहे हैं यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। बोलो बेटा सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का? सेकेंड लॉ है सर एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। सर पिछली बार तो आपने एफ इक्वल्स टू एम ए लिया था यार, एक ही तो बात है, कुछ भी ले ले, एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी ले ले या एफ इक्वल्स टू एम ए ले ले, दोनों हैं तो, दोनों है तो क्या, दोनों है तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ही सही है बेटा। अब एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम ए। ये बच्चा मुझे चैट में बोल रहा है सर आप मुझे समझा दो, आप गुस्सा क्यों हो गए? गुस्सा आपसे नहीं हुआ, गुस्सा आपके नाम से हुआ। आपका नाम रश्मिका मंदाना ही है तो बहुत अच्छी बात है, रश्मिका मंदाना तो सबको ही पसंद है, बट ये नाम शायद आपका ओरिजिनल नेम नहीं है। मैं बस उसको चैट को पढ़ता हूं तो आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड समटाइम्स। कुछ बच्चे कुछ भी नाम रख रखे होते हैं ना, अब कुछ बच्चों के नाम तो मुझे मालूम है, अब बच्चों ने कुछ भी नाम रख रखा है अपना जो हैंडल का नाम होता है, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं नाराज नहीं हूं, गुस्से में नहीं हूं, बस सही है लाइक दिस ओनली। चलिए सो मैं कह रहा हूं एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू एम ए। मैं कह रहा हूं जब ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। जब मैं लिखूंगा तो जब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिखूंगा तो एफ ए बी हो जाएगा, और डी बाई डी टी में ये डी पी ए हो जाएगा। आप समझो क्या है, एफ ए बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ पी ए। सही है क्या? सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये क्या होगा, एफ बी ए होगा बच्चों, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, डी पी टी बाय डी टी। भाई जब ए पे फोर्स लगा तो ए का मोमेंटम चेंज हुआ, और जब बी पे फोर्स लगा तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ। जब ए पे फोर्स लगा तो ए का मोमेंटम चेंज हुआ, और जब बी पे फोर्स लगा तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया। क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों? हम पढ़ रहे हैं कि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को, थर्ड लॉ क्या था सर, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी ए का बी पे फोर्स, बी का ए पे फोर्स, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं किसकी हेल्प से, न्यूटन्स के सेकंड लॉ की हेल्प से। न्यूटन सेकंड लॉ कौन सा है, ये वाला, तो हमने ये उठा लिया, दोनों को ऐड कर लिया, एडिंग 1 इनटू, बोलो जी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा एफ ए बी। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, वो वेक्टर का साइन लगा लेने चलेगा तुम लोगों को, वेक्टर का साइन, एक काम करते हैं, यहाँ पे एफ वेक्टर आ गया, पी वेक्टर आ गया, यहाँ पे एम ए वेक्टर आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे मैं ना वो वेक्टर्स लगा लेता हूँ, वो और बेहतर रहेगा, वेक्टर्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो एफ ए बी कितना आ गया, प्लस सॉरी ये ऐड हो रहा है ना इसमें, प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू कितना आ गया, डी बाय डी टी ऑफ पी ए प्लस डी बाय डी टी ऑफ पी बी। सही है। अब हमने दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा इन दोनों में से क्या किया बच्चों, हमने राइट हैंड साइड में से डी बाई डी टी कॉमन निकाल लिया, तो कितना आ गया, डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी, डी ए बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी। सही है। यानी रिजल्ट क्या आ गया, एफ ए बी प्लस ऑफ एफ बी ए इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी ऑफ टोटल मोमेंटम। वाई वी आर कॉलिंग दिस टू बी टोटल मोमेंटम सर, क्योंकि यहां पे सर वो दो फोर्स है, दो बॉडीज है, आई एम सॉरी दो फोर्स है, दो बॉडीज है, और दो बॉडीज है तो क्या, दो बॉडीज है तो क्या, दो बॉडीज है तो सर पी ए प्लस पी बी से नेट मोमेंटम। और अगर ये नेट मोमेंटम है बच्चों तो सर ये टोटल मोमेंटम तो हमेशा सर कांस्टेंट नहीं होता। हाँ सर होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लास्ट क्लास में पढ़ाया है। तो टोटल मोमेंटम की जगह मैं क्या लिख दूं, कांस्टेंट लिख दूं। और मुझे पता है सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, एफ ए बी इक्वल्स टू प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो। यानी कि एफ ए बी इज माइनस ऑफ एफ बी ए। क्या प्रूफ हो गया, एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये वाले स्टेप्स को, ठीक है, ये वाले स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं। हमने दोनों
वन और टू इक्वेशन को ऐड कर दिया था, यहाँ पे ऐड करती डी बाई डी टी कॉमन निकाल लिया, पी ए प्लस पी बी आ गया, पी ए प्लस पी बी क्या आ गया, टोटल मोमेंटम हो गया बेसिकली। लेकिन टोटल मोमेंटम तो क्या होता है सर, टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी क्या, एफ ए बी प्लस एफ बी इक्वल टू जीरो आएगा, यानी एफ ए बी इज माइनस ऑफ एफ बी ए, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पे ले देता हूं, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो प्रूफ तो हो गया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नोट कर लो सर फटाफट बच्चों। बच्चा कह रहा था स्लो, वी आर स्लो, डोंट वरी, कोई नहीं, रुक गए, 2 मिनट रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट सेक्शन में एक बार लिख दो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट सेक्शन में लिख दो। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, मैं और आराम से बोलूंगा, डोंट वरी, मैं थोड़ा और धीरे करने की कोशिश करता हूं। फटाफट पहले बताओ और कोई डाउट किसी को अगर इस टॉपिक में, कि न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से, न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स का थर्ड लॉ दोनों प्रूव कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स रियल लॉ। ये न्यूटन का रियल लॉ कहलाता है, ठीक है ना। So I hope it is all clear. So let me move to the next part of your syllabus। NLM का सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, और इस पे मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ। मैंने जैसे अभी बताया था, मैंने रिकॉर्ड किया था बट मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। मैं उसका वीडियो बना के प्रॉपरली लगा दूंगा, ठीक है ना। बच्चा पूछा सर लास्ट का स्टेप रिपीट कर दो, लास्ट टू स्टेप बेटा ये है कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी आ गया। पी ए क्या है, ए का मोमेंटम है ना, पी बी क्या है, बी का मोमेंटम, और पी ए प्लस पी बी क्या हो गया, टोटल मोमेंटम हो गया। अब टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है ना, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मैं यहां लिख भी सकता हूं कि ये टोटल मोमेंटम कांस्टेंट क्यों आ गया, एज अकॉर्डिंग टू law of conservation, as according to law of conservation of linear momentum, according to law of conservation of linear momentum, total momentum is constant, total momentum is constant। इसीलिए मैंने टोटल मोमेंटम को क्या रख दिया बच्चों, जीरो कांस्टेंट रख दिया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ये तो हमने डिफरेंशिएशन वाली क्लास में पढ़ा ही है, इसलिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। इंद्र पूछ रहा है बेटा सर, मैंने आपका जवाब दे दिया इंद्र, है ना, कि सर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि टोटल मोमेंटम हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आई होप वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ, ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं ना, देर हो जाएगी वरना। चलो बच्चों, तो आपके बुकलेट का मैं खत्म करवा चुका हूं पेज नंबर 21 और 21A, ठीक है ना। अब मैं चल रहा हूं पेज नंबर 22 पे, ठीक है, पेज नंबर 22 पे। सो ये हमारा आ गया केस ऑफ लिफ्ट। वैसे आज की क्लास जो है थंबनेल भी इसी पे डाला था कि हाँ हम आज लिफ्ट का केस पढ़ाएंगे, बट ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ गया।
मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको केस ऑफ लिफ्ट, है ना। मैं इसका वीडियो आपको जल्दी ही दिखाऊंगा, मैंने इसको अभी रिकॉर्ड किया है, उसको एडिट पे जाएगा और उसके बाद आप देखेगा, आपको बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको दिखेगा। आपने कभी महसूस नहीं किया इसलिए आप सवाल कर सकते हैं, सोचेंगे अभी, बट बाकी आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है, ये एक लिफ्ट है, और अगर शायद स्क्रीन पे तो शायद कम दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें लिफ्ट में ये एरो नीचे की तरफ है, ये नीचे जा रही है लिफ्ट इस केस में, और इस केस में ये एरो, अगर पता नहीं शायद तो मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूं, यहां पे ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि लिफ्ट ये ऊपर जा रही है। तो जब हम कभी लिफ्ट में ट्रेवल करते हैं, जब हम लिफ्ट में कभी ट्रेवल करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो वेट होता है, हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो कुछ वेरिएट करता है। सर ये क्या मतलब हुआ? इमेजिन करो आप लिफ्ट के अंदर हो, ये आपकी लिफ्ट है और यहां लिफ्ट में आप अंदर खड़े हुए हो हैं, और इमेजिन करो आप खड़े हुए हो एक वेइंग मशीन पे, समझते हो वेइंग मशीन, इस पे वजन तोलते हैं खड़े होके, भाई ऐसे खड़े हुए, उस पे लिखा हुआ है 80, लड़कियां घबरा जाएंगी, इतना भारी हो गई है, और लड़कों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। खैर मैं क्या कह रहा हूं कि जो वेइंग मशीन होती है बच्चों, वेइंग मशीन पे मान लीजिए आप लिफ्ट रुकी हुई है और लिफ्ट पे आप वेइंग मशीन में खड़े हुए हो, तो जो यहां पे रीडिंग लिखी आएगी, जो भी यहां पे रीडिंग होगी, 50 होगा लिखा हुआ, 60 होगा, 70 होगा, जो भी होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका वेट होगा। व्हाट इज वेट? वेट इज दी नथिंग बट इट इज अ ग्रेविटी, जो हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं ना। तो जो वेट है वो इस वेइंग मशीन ने दे दिया। अब जितना आपका एक्चुअल में वजन है ना, आपको उतना ही दिखाई भी देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको उतना ही नजर आएगा जो आपका एक्चुअल वेट है, मतलब आप देखोगे वेइंग मशीन में खड़े हुए हो, उस पर दिखाई दे रहा है कि 80, का आपका कुछ नहीं, खाना खा के आए हैं अभी तो थोड़ा भारी लग रहे हैं, वरना हम हल्के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो वेट है वो आपको वेट दिखाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट के अंदर आप मेजरमेंट कर रहे हो, लिफ्ट रुकी हुई है, तब तो वो वही दिखाएगा, लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है या अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, उस केस में ये जो रीडिंग है आपकी वो सही वैल्यू नहीं होती, वो लिफ्ट के एक्सेलरेट होने की वजह से, क्या बोला, वो लिफ्ट के एक्सेलरेट होने की वजह से वेरिएट हो जाती है। सर एक्सेलरेट थोड़ी ना होती है लिफ्ट, एक्सेलरेट होती है ना भाई। अब लिफ्ट रुकी हुई है, मान लीजिए हमने बटन दबाया, लिफ्ट चलने लगी, जैसे लिफ्ट चलने लगी क्या हुआ, लिफ्ट का मोशन हो गया, पहले बॉडी रेस्ट पे थी, अब बॉडी मोशन में आ गई, तो एक्सेलरेशन तो है ना यार। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन होगी तो आपकी ये जो रीडिंग जो यहां पे लिखी हुई आती है वो बेसिकली गलत आएगी, वो अलग आएगी, लेकिन दिखेगी तो है सर, गलत कैसे हो गई? देखो जो चीजें आपको दिखाई दें और जो सच्चे ना हो उन्हें बोलते हैं एपरेंट। इसका मतलब आपको अपना एक्चुअल वेट नहीं दिखाई देगा, उस टाइम आपको क्या दिखाई देगा, आपको एपरेंट वेट दिखाई देगा। एपरेंट क्या है? एपरेंट है जो होता नहीं है, जो हमें दिखता है ना, जो है नहीं वो हमें दिखता है, उसे अपन बोलते हैं क्या, एपरेंट। तो इसलिए जो वेट, भाई लिफ्ट रुकी हुई है तो जो वेट दिखाई देगा, जो वो दिखाई देगा वो वही है जो है, लेकिन जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी या जैसे लिफ्ट नीचे जाएगी, एक्चुअल में आपका वो जो वेट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इमेजिन करो मैं लिफ्ट में खड़ा हुआ हूं और मेरा यहां पे वजन नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 80 ना, 80 नजर आ रहा है, तो 80 किलोग्राम वेट हमारा जो बेसिकली वेट है। जैसे लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करेगी वो 80 से थोड़ा सा घटना शुरू हो जाएगा, जैसे लिफ्ट नीचे जाना शुरू करेगी, जैसे लिफ्ट नीचे जाना शुरू करेगी वो वेट 80 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? सर आप इसे प्रूव कर सकते हो क्या? डेफिनेटली मैं आपको जब अपनी अगली क्लास में मिलूंगा मैं इसे डेमोस्ट्रेट भी करके दिखा दूंगा। नहीं डेमोस्ट्रेट नहीं, मतलब मैं वीडियो दिखा दूंगा, डेमोस्ट्रेट तो नहीं कर सकता, क्लासरूम में लिफ्ट कैसे लगाएंगे, है ना, तो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं हाँ आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा कि मैंने अपने घर के लिफ्ट में ये एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है अभी। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है। तो मैं शुरू कर रहा हूं वेरिएशन इन वेट की बात, और वेरिएशन इन द वेट ऑफ अ बॉडी का मतलब हो गया एपरेंट चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी। क्या बोला है इसको मैंने? एपरेंट चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी, एपरेंट चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी, एपरेंट चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी। अब इसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ना स्पेशल केस कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपकी ना बुकलेट के अकॉर्डिंगली पढ़ाता हूं, जो आपके बुकलेट के पेज नंबर 22 पे लिखा है। तो सबसे पहला जो केस वहां पे लिखा है विच इज केस 1, उसमें लिखा है कि व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a,
लेकिन इन सबको करने से पहले कि वो लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, उससे पहले सबसे पहले मुझे लगता है आपको ये स्पेशल केस साइड में कहीं लिख लेना चाहिए कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो उसकी जो रीडिंग होगी, रीडिंग क्या है बच्चों, रीडिंग ऐसे मान लेता हूं सर, इसमें आर का एक वेक्टर बना देता हूं, रीडिंग जो है ये हमारी रीडिंग जो है आर, वो क्या होगी, हमारे वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगी। रीडिंग क्या होगी, हमारे वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगी। तो ये कब है, जब हमारी लिफ्ट रुकी हुई है। तो साइड में आप प्लीज कहीं भी ये ड्रॉ कर दीजिए। ये एग्जांपल वैसे मैंने अपने एक स्पेशल केस में बता रखा है, केस नंबर 3 में, बट आप अलग से इसको प्लीज ड्रॉ कर दीजिए, आप अलग से प्लीज इसको ड्रॉ कर दीजिए कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो रीडिंग किसके बराबर होगी, रीडिंग वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगी। यानी आपकी जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल वेट होगा। रीडिंग क्या होगी, आपकी एक्चुअल वेट होगा। जो भी आपका वेट है वही आपकी रीडिंग दिखाई देगी, ठीक है ना। इसको साइड में कहीं रफ में बना दीजिए। अब बात करते हैं हम अपने स्पेशल केस की। स्पेशल केस की मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, शायद मैंने ना गलत कोट कर दिया है, ऊपर जाने से बढ़ेगी या नीचे जाने से घटेगी। मैंने अभी मैंने रिएक्शन, अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैं 80 का हूं, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो हाउ माय वेट चेंजेस। लेट्स सी, हम डिराइव ही कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन की बात ही क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में जैसा मैंने डायग्राम बना रखा ना आपके पैकेजेस में, मैं वैसे डायग्राम बना लेता हूं। ये लिफ्ट है, कहां गया डायग्राम, पेज नंबर कहां चले गए, हाँ मिल गया। तो ये हमने यहां पे एक वेइंग मशीन जैसा कुछ बना रखा है, अगर आप बुकलेट में डायग्राम देख पा रहे हो। मास ये बेसिकली m है, तो नीचे क्या वेट लग रहा है, mg लग रहा है। और ये जो r है वो बेसिकली रिएक्शन है। रिएक्शन मतलब जो हमारा वेइंग मशीन हम पे लगाएगा, दैट इज एक्चुअली द वेट ऑफ द बॉडी, है ना, जो रीडिंग होगी हमारी। और इस केस में हमारा जो लिफ्ट है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। अब मैं आपको आज पहली बार एनएलएम में इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है बच्चों, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी मैकेनिक्स में आगे हमें काम आएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई बॉडी किसी बॉडी के अंदर हो, जब कोई बॉडी किसी बॉडी के अंदर हो, बैठी हुई हो, और वो बॉडी जिसके अंदर वो बैठी हुई है, लिफ्ट, कार, बस जो भी है, वो एक्सेलरेट कर रही हो, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने का बड़ा सिंपल सा रूल है। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने का सिंपल रूल है कि मास m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन हमारे लिफ्ट का, m मल्टीप्लाई बाय a। m मल्टीप्लाई बाय, वैसे m मल्टीप्लाई बाय a क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाय फोर्स होता है। तो m मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू, अब देखो एक्सेलरेशन के सेम डायरेक्शन में r है, यानी रीडिंग बोल दे, रिएक्शन बोल दे की बात है। तो एक की सेम डायरेक्शन में r है, तो r आ गया पॉजिटिव, और एक के अपोजिट डायरेक्शन में mg है, तो माइनस आ गया mg। यानी पहले लिखो ma, पहले क्या लिखा आपने, ma बराबर किसके, r माइनस mg। r पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज a के सेम डायरेक्शन में है, और mg माइनस क्यों है, बिकॉज वो a के अपोजिट डायरेक्शन में है। बड़ा सिंपल रूल बना दिया मैंने। जैसे इमेजिन करो, ऐसे सोचो कि ये रफ में डायग्राम बना लेना जो मैं बना रहा हूं अभी। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी, इसका मास है m, इस पे एक फोर्स लग रहा है यहां पे F1, एक फोर्स लग रहा है यहां पे F2, एक फोर्स लग रहा है यहां पे F3, एक फोर्स लग रहा है यहां पे F4। यू कैन सी क्लियरली इन द डायग्राम देयर आर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग, 4 लग रहे हैं वैसे तो। और बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, बॉडी पहले रेस्ट पे थी, बॉडी कहां हो रही है, इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। अगर बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी, ma बराबर m इंटू लिख दिया बराबर F3, पॉजिटिव लिखूंगा बिकॉज वो एक्सेलरेशन के सेम डायरेक्शन में है, माइनस F1 बिकॉज एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस F2 माइनस F4। अरे बोलो तो सही भाई, कोई डाउट है क्या इक्वेशन बनाने में? अगर इसमें कोई डाउट है मैं आगे नहीं जा पाऊंगा बच्चों। मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाना है, तभी मैं अपरेंसी पढ़ा पाऊंगा आज।
फटाफट बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट है क्या? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो। इमेजिन करो ये जो बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड ना लग के राइट हैंड साइड लगने लगे, यानी यहां लग रहा है, यहां लग रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी? m इंटू ए बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर F1 प्लस F2 प्लस F4 माइनस F3। अरे बोलो तो सही यार। दिवांश कह रहा है ये नोट करना। हाँ ये नोट कर लो, ये एक बेसिक रूल बता दिया ना यार। नियम बनाने का तरीका, इक्वेशन बनाने का तरीका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है बेटा। सिंपल सा रूल बनाना सिखा दिया तुम लोगों को कि इक्वेशन कैसे बनानी है। m इंटू ए बराबर किसके, कैसे इक्वेशन बनानी है कि जो एक्सेलरेशन के सेम डायरेक्शन में है, जो एक्सेलरेशन के सेम डायरेक्शन में है वो फोर्स पॉजिटिव और जो उसके अपोजिट है वो नेगेटिव। इक्वेशन बन गई बेटा, सही है क्या? ये हमारा इक्वेशन बन गई। तो वो अगर इसके हिसाब से दोबारा से देखें तो इस केस में जो आर है, दोबारा बता दूं व्हाट इज दिस आर? आर वो रीडिंग है, वो जो रीडिंग है बेसिकली वो मेरे वेट की वजह से तो आई है। आर इज अ रीडिंग विच वी कैन ऑल्सो कॉल दिस अ रिएक्शन। आर ऊपर, एम जी नीचे, लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो एम ए बराबर आर माइनस एम जी। तो आर का फॉर्मूला कितना आ गया? एम ए प्लस एम जी, यानी एम जी प्लस एम ए, यानी एम जी प्लस ए। जो रिएक्शन पहले, जो रीडिंग पहले आर की वैल्यू एम जी के बराबर आनी चाहिए थी, जो कि आनी चाहिए थी, जो रेस्ट पे था, अब कितनी आ रही है? अब आ रही है जी प्लस ए, यानी आपके एक्चुअल वेट से थोड़ा सा ज्यादा। यानी जब आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे होंगे तो अगर वहां पे 80 लिखा है ना, वो 80 मतलब 80 लिखा है ना, तो 81, 82, 83, जैसे आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप ऐसे खड़े हो जाओ। आपके जिसके घर में लिफ्ट लगी हुई है ना और विंग मशीन है, आज रात को प्रैक्टिकल करके देखना, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो जाना, अपना रीडिंग देखना, बटन दबाना, जैसी लिफ्ट चलेगी ना 1-2 फ्लोर तक आपकी रीडिंग बढ़ेगी और उसके बाद वो लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। डोमेस्टिक लिफ्ट जो होती है, जो घरों में लिफ्ट लगी होती है आमतौर पे, वो 0.6 मीटर पर सेकेंड, मेरे घर में लिफ्ट लगी हुई है क्योंकि मैंने उसका सारा पढ़ा कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम्स है, कैसे काम करता है, पुली सिस्टम क्या है, टॉर्क कितना लग रहा, तो क्योंकि थोड़ा फिजिक्स पता आती है यार फिजिक्स और क्या, तो मैंने पढ़ा। तो माई लिफ्ट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो वो 2 फ्लोर तक तो एक्सेलरेट दिखता है, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड चलती है। तो मैं 5वें फ्लोर पे अगर हूं तो वो 0 से लेके 5 पर जब वो आएगी तो वो 2 फ्लोर तक तो चेंजेस दिखाएगी, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। से आप लोगों का काम है बेटा। चलो, सो आर इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, यानी मैं लिख सकता हूं दैट इज रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन is greater than actual weight, is greater than actual weight। और एक्चुअल वेट कितना है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्चुअल वेट कितना है? mg है। लिफ्ट कहां जा रही है? वो तो स्टॉप है बेटा। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, सॉरी। मेरी बात सबको समझ में आ गई है क्या? आर की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए थी। ऊपर जाते हुए वेट बढ़ेगा बढ़ेगा। आप 80 किलो के हो, 80 किलोग्राम वेट आपका वजन है, आपके रुकी हुई लिफ्ट में आपने मशीन रख दी, मेजर कर रहे हो 80 दिख रहा है। जैसे से लिफ्ट ऊपर जाएगी ना, वो 80 से बढ़ के 80 से बढ़ के 81, 82, 83 होगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। फिर वो चेंज नहीं होगा, फिर वो वापस इस 80 पे आ जाएगा
वो जो वेरिएशन है वो कब नजर आएगी? जब वो एक्सेलरेट करेगी, और वो थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेट करती है लिफ्ट, 1-2 माले तक चलती है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलने लगती है, फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। अरे बोलो तो सही यार। पहला केस क्लियर है आप लोगों को? सेकंड केस देखो, सेकंड केस दे रखा है व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड। तो केस 2 बच्चों, केस 2 क्या है? केस 2 है व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड। व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट्स downwards with acceleration, like downwards with acceleration a। मान लीजिए लिफ्ट है, सही है, ये आपकी विंग मशीन होगी बेटा, ये आपका मास है, नीचे लग रहा था वेट mg और ऊपर लग रहा था रिएक्शन r यानी रीडिंग, और इस बार लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है। कोई बता सकता है इस बार इक्वेशन कैसे बनेगी? आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे बनेगी बच्चों बोलो? ये बनेगी सर ma बराबर, क्या बनेगी बोलो? ma बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर किसके? mg माइनस r। अरे बोलो तो सही यार, mg माइनस r। और अगर mg माइनस r हुआ तो r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यह आ गया mg माइनस ma, यह आ गया mg माइनस a। r कितना आ गया? mg माइनस a। जब रुकी हुई थी, जब एक्चुअल वेट था, जो एक्चुअल वेट था वो था r इक्वल टू mg। एक्चुअल वेट कितना था? r इक्वल टू mg। ये कितना आया? mg माइनस a। वेट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो आप 80 के हो, लिफ्ट रुकी हुई है मान लो 5वें फ्लोर पे, 80 लिखा हुआ है, जैसे लिफ्ट के बटन दबाओगे ना तो एकदम से आपका वजन हो जाएगा 79, 78, 77, और उसके बाद धीरे धीरे जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगी उस टाइम फिर वापस 80 पे आ जाएगा। लिफ्ट ना बाबू एक इंस्टेंट के लिए एक्सेलरेट होती है, जब वो चलना शुरू करती है उसके बाद कांस्टेंसी मेंटेन कर लेती है वो। तो यहां पे लिख लेता हूं देयरफॉर रीडिंग ऑफ मशीन इज लेस देन the actual weight, is less than the actual weight। WT का मतलब हो गया वेट। रीडिंग ऑफ अ मशीन इज लेस देन द एक्चुअल वेट। इसका मतलब सर साफ बात है ना, आप खड़े हुए हो, लिफ्ट ऊपर चलने लगी, आप भारी महसूस करोगे। इतना भारी पता चलता नहीं, बिकॉज लिफ्ट की एक्सेलरेशन इतनी होती नहीं है। लिफ्ट कभी खराब हो जाए, बड़ी तेज एक्सेलरेट करने लगे, महसूस होगा, भारी महसूस होगा। नीचे जा रहे हो, हल्का महसूस होगा। वैसे होता नहीं है यार, घरों के लिफ्ट में तो थोड़ी ना होता है। सो R इक्वल्स टू mg माइनस a। तो यहां पे रीडिंग की वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों? रीडिंग ऑफ अ मशीन इज लेस देन द एक्चुअल वेट। यहां पे क्या लिखवाया था? रीडिंग ऑफ अ विंग मशीन इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। यहां पे क्या आ गया? रीडिंग ऑफ अ मशीन इज लेस देन द एक्चुअल वेट। थर्ड केस आपके बुकलेट्स का, फटाफट लिखा, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। केस 3 है, ये हमारे पास लिफ्ट है, ये वेइंग मशीन है, मास है m, वेट लग रहा है नीचे mg, रीडिंग है r, और लिफ्ट जो है वो या तो रेस्ट पे है या फिर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सेलरेशन 0 है ना बाबू। घर की लिफ्ट भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती है, लेकिन कब? 1-2 माला चलने के बाद ना भाई। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे मैं खड़ा हुआ हूं, बॉडी रेस्ट पे है, लिफ्ट रुकी हुई है, एकदम चलने लगी तो एक्सेलरेट हुआ ना, बट वो किसी इंस्टेंट के लिए हुआ ना, थोड़े 2, 4, 5, 10 सेकंड के लिए होती है कहानी बस। तो जैसे आप लिफ्ट में खड़े हो, 80 लिखा हुआ है, जैसी लिफ्ट ऊपर चलनी शुरू हुई, कुछ सेकंड्स के लिए, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो टोटल वीडियो 8-9 सेकंड की रिकॉर्ड हुई थी बेटा, क्योंकि वो वेरिएशन इतनी होती है कि वो 2, 4, 5 सेकंड के लिए आपको लगेगा आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया, और फिर एकदम से कॉन्स्टेंसी मेंटेन कर लेगा। यानी कि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये यूजुअली रहता ही है, इसलिए हमें बहुत अनईजी नहीं लगता। लेकिन हाँ, जैसे लिफ्ट शुरू होती है हमें झटका सा लगता है, थोड़ा सा महसूस होता है। खैर,
यहां पे a = 0 आ गई बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी बोलो? इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी सर m इंटू ए, m इंटू ए यानी m इंटू 0 है ना, m इंटू ए यानी m इंटू 0, m इंटू 0 इक्वल्स टू, अब मान लीजिए ऊपर जा रही है तो r माइनस एम जी, और नीचे आ रही है तो एम जी माइनस आर। भाई ऊपर है नीचे दोनों तरफ जा सकती है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो या तो इक्वेशन बनेगी r माइनस एम जी, या इक्वेशन बनेगी क्या एम जी माइनस आर, लेकिन रहेगी तो बच्चों वो 0 के बराबर ना, है ना। तो दोनों ही केसेस लगा लो तो दोनों केसेस में r की वैल्यू एम जी के बराबर ही तो आएगी, यानी कि इन दिस केस reading of a weighing machine equals to actual weight. Reading of a weighing machine equals to actual weight. तो रीडिंग ऑफ मशीन जो होगी वो सही आएगी, और ऐसा होता ही है, 1-2 फ्लोर चलने के बाद उसकी रीडिंग सेम ही आती है। बच्चा कह रहा सर इंस्टीट्यूट की लिफ्ट रेस्ट पे है। यार इंस्टीट्यूट की लिफ्ट हो गई है खराब, और मैंने बड़ी कोशिश कर ली, वो तो ठीक हो नहीं रही है, जब ठीक होगी हो जाएगी। बच्चा कह रहा सर इंस्टीट्यूट की लिफ्ट भी रेस्ट पे है, मोशन में कब आएगी? वो नहीं आएगी बेटा अभी मोशन में, वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहेगी अभी, ठीक है। जब आएगी मोशन में तो उसी दिन वहीं पे इंस्टीट्यूट पे प्रैक्टिकल करा देंगे, ठीक है ना। चलो जी, चलो आगे। हमने 3 स्पेशल केस यहां पे कर लिए हैं, और मैं आपके बुकलेट के अनुसार पढ़ रहा हूं, तो मैं चौथे केस पे आ गया हूं, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। ये जो केस है व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो मैं 4th केस पे आ गया हूं बच्चों। चैटिंग छोड़ो, ध्यान लगाओ, जब मैं बोलूं तभी चैट सेक्शन पे आया करो प्लीज। तो लास्ट केस है इसका, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। अब ये जो लिफ्ट फॉल्स फ्रीली है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको मालूम हो और अगर मैं कर पाया तो मैं ये दिखाऊंगा भी, कोशिश करूंगा। देखो मैं कमिट तो नहीं कर रहा, बट मुझे मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा भी इसका, लिफ्ट का। लिफ्ट में ना ऊपर की तरफ ऐसे यहां पे ना पुली लगी होती है, और उन पुली की हेल्प से ही हमारे जो लिफ्ट है वो ऊपर या फिर नीचे चलती है, और वो साइड में रेलिंग्स होती हैं, उनके ऊपर वो मूव कर रही होती है। इट्स समथिंग लाइक अ पुली लाइक सिस्टम। मतलब एग्जैक्टली ऐसे पुली नहीं होती, मतलब मैकेनिज्म इस प्रकार का है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो, अब ये जो लिफ्ट है हमारी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस लिफ्ट में ऊपर जो मैकेनिज्म है, मान लो ये सारा फेल हो जाए, मान लीजिए ऊपर से रस्सी टूट जाए, मैकेनिज्म फेल हो जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जाए, तो उस स्थिति में ये पूरा का पूरा जो कैबिन है इसका, है ना, इसका जो कैबिन है वो फ्री फॉल करने लग जाएगा, है कि नहीं भाई? ऊपर जो सारा सिस्टम है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है कैबिन होता है जिसके अंदर हम कमरे में खड़े होते हैं, जो हमारा बेसिकली लिफ्ट का रूम हो, लिफ्ट रूम बोलते हैं उसको। वो ऊपर जो सब सिस्टम से बंधा हुआ है, मान लो वो फेल हो जाए, ऊपर से सब कुछ टूट जाए। ऐसा ना सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। मिशन इम्पॉसिबल की एक मूवी जो है, मिशन इम्पॉसिबल की एक इस सीन में दिखाया भी गया है, मुझे ऐसा, मैंने को ऐसा याद भी है। तो मान लीजिए ऐसा केस में फ्री फॉल हो जाए, तो फ्री फॉल होगा तो ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए की वैल्यू जी के बराबर आएगी। भाई वो जो फ्री फॉल करेगी, और जो फ्री फॉल करेगी एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। अच्छा मुझे पता है यहाँ पे जो लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट में रिएक्शन मिल गया बेटे आर, और नीचे लगता है mg। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी बताओ? इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने का तरीका, हाँ जी बेटा, क्या इक्वेशन होती है? एम ए बराबर, ठीक है, एम ए बराबर क्या? mg माइनस आर, mg माइनस आर, एम ए बराबर क्या? mg माइनस आर। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों? mg माइनस एम ए के। तो m कितना आ गया? g माइनस ए। बट इन केस ऑफ फ्री फॉल a की वैल्यू g के बराबर होती है, या g की वैल्यू के बराबर होती है, एक ही बात है। तो जैसे ही आप a की वैल्यू g के बराबर डालोगे, r कितना आ जाएगा? m g, a की वैल्यू g, आंसर आएगा 0, यानी r आ गया 0 मतलब क्या? वेइंग मशीन में खड़े हो, उस पर 0 लिखा हुआ है, जहां 80 लिखा हुआ था ऊपर जाने पे बढ़ रहा था, नीचे जाने पे घट रहा था, अब कितना लिखा रहा है? उस पर 0 लिखा रहा है।
और इस केस में रीडिंग ही नहीं आ रही, रीडिंग नहीं आ रही यानी हमारा वेट ही नहीं है, और वेट नहीं है तो उसको बोलते हैं केस ऑफ वेटलेसनेस। तो इट इज द रीडिंग शोज 0, रीडिंग शोज 0, and this is a case of, and this is a case of weightlessness. It is a case of weightlessness. It is a case of weightlessness. ये हमारा एक केस हो गया weightlessness का। ठीक है बेटा, ये हमारा लिफ्ट का स्पेशल केस हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, और मुझे लगता है कि वो आप अपने आप एक बार प्रैक्टिस करें, और उसके बाद मैं उसको आपके ऑफलाइन क्लास में मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे को कराऊंगा। पेज नंबर 24 पे है आपकी बुकलेट के, पेज नंबर 24 पे। बच्चा कह रहा सर इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दो। प्रैक्टिकल बाबू मैंने किया था, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, मतलब मेरे पास इस फ़ोन में भी है, बट वो मुझे था मैं स्क्रीन पे चला पाऊंगा, बट मैं नहीं करा पाया। मैं एक बार अब कैसे बताऊं, इसमें खोल तो सकता हूं बट मुझे दिखाई देगी, आपको तो दिखाई नहीं देगी। मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूं, अगर आपको शायद दिखाई दे तो देखो, ये मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ हूँ, मतलब मैंने एक्चुअली इसमें नेहा मैम खड़ी हुई थी, और ये लिफ्ट जो है, मैं इसको वीडियो को प्ले कर देता हूँ। लिफ्ट मैम का वज़न कुछ 58 किलो है, मतलब मैम का जो वज़न है वो 58 किलो के आसपास है, और 58 केजीज। और जैसे ही लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो वेट कम हो रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का रिजल्ट कैसा आना चाहिए। लिफ्ट जा रही है ऊपर, लिफ्ट जा रही है ऊपर, अपवर्ड, वेट बढ़ेगा। लिफ्ट जा रही है नीचे, डाउनवर्ड्स, वेट घटेगा। तो ये जो वीडियो है दिख तो रही है, मैं भी देख रहा हूँ, नहीं दिख रहा है ना, चलो कोई नहीं, इसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बना के। तो वेट जब ऊपर जाती है और जब नीचे जाती है तो इसके वेट में वेरिएशंस आते हैं। ऊपर जाते हुए अपवर्ड के केस में ऊपर जाते हुए एम ए इक्वल्स टू आर माइनस एम जी की वजह से एम जी प्लस ए होता है, तो वेट बढ़ता है, और यहाँ पे जो वेट है वो घट जाता है। इसको हम लोग वीडियो के हेल्प से अगली क्लास में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। बच्चा कह रहा सर फोर्थ केस बता दीजिए। फोर्थ केस कुछ नहीं है बाबू, फोर्थ केस में आर की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है, बिकॉज ए किलो जी के बराबर हो गई है, और इस वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो 0 हो जाएगा, यानी आपको अपना वेट महसूस नहीं होगा। जब भी लिफ्ट फेल हो जाती है तो आपको अपना वजन महसूस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं केस ऑफ वेटलेसनेस। नेहा मैम का कमेंट आ गया कि मेरा वेट 56 है। अच्छा, ओके, सॉरी मैम। सर फ्री फॉल का प्रैक्टिकल होगा क्या? नहीं बाबू, फ्री फॉल का प्रैक्टिकल कभी नहीं होगा, फ्री फॉल का प्रैक्टिकल कभी होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें जान का जोखिम जो है रहेगा। ठीक है, पता नहीं नेहा मैम कहाँ से चैट सेक्शन में आज, क्योंकि मैम के अकाउंट में भी हमारा जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा। चलो बच्चों, तो सर अगर केस 2 में जी एंड ए सेम हो, जी और ए सेम हो, अगर सेकेंड केस में जी और ए सेम होगा तो यही तो केस ऑफ वेटलेसनेस हो जाएगा। केस नंबर 2 और 4 लिंक ही तो है यार, है ना। चलो जी, तो फिर भैया ऐसा है, अगली क्लास में मिलते हैं और इसी का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। पेज नंबर 24 पे आपको अपना न्यूमेरिकल अपने आप ट्राई करना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।